हाँ जी, तो अब हम कर रहे हैं रेडॉक्स के मोस्ट वेबल क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोगों ने थ्योरी देख ली है अच्छे से। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को जो भी हम लोगों ने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज हम सीख पाए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, इस वजह से हम लोगों ने सारा रिवाइज कर लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू अप्लाई इट। ठीक है, तो चलो बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इज, इसमें से कौन से पेयर हैं जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कि जो साथ में रिएक्ट कर जाएं। अगर मान लो अगर हमने कहा कि चलो ये साथ में रह रहे हैं और ये लोग रिएक्ट कर गए, तो अगर वो रिएक्ट कर रहे हैं इसका मतलब वो साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि वो रिएक्ट करके कुछ और बन जाएंगे। एक साथ रहना मतलब कि कोई रिएक्शन ना होना और दोनों एक दूसरे से अनरिएक्टिव फॉर्म में रहे। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं यहां पर कि दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ठीक है, ठीक है, तो यही चीज है कि अब हमको यहां पर देखना है कि कौन रिएक्ट नहीं कर रहा। अब कैसे देखेंगे रिएक्शन, तो अब हमको यहां पर ये देखना पड़ेगा कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको जज करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि क्या इनमें चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं। अगर एक का रिडक्शन हो रहा होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पॉसिबिलिटीज कवर करनी है और क्या क्या हो सकता है कि अगर साथ में रहेंगे तो एक का रिडक्शन और एक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या। अगर वो पॉसिबल है मतलब रिएक्ट कर जाएंगे, अगर रिएक्ट कर जाएंगे मतलब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक साथ। ठीक है, और अगर दोनों कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पर ये लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं परफॉर्मेंस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इज। तो यहाँ पर FeCl3 SnCl2 यहाँ पर है। ठीक है, FeCl3 SnCl2, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ठीक है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, +3 की है। ठीक है, अब आयरन +3 से कहां कहां जा सकता है, सीधी सी बात है आयरन +2 में जा सकता है। ठीक है, तो आयरन के पास स्कोप है कि वो +3 से +2 जा सकता है। इसका मतलब वो क्या परफॉर्मेंस दे सकता है, या मैं आयरन की बात कर रहा हूं इस Fe की। ठीक है, तो +3 से वो +2 जा सकता है, यानी कि वो यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पे वो रिड्यूस हो सकता है। सो इट कैन परफॉर्म रिडक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं SnCl2 की। तो Sn का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 का है। करेक्ट है, +2 का है। तो क्या Sn +2 से किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, +4 में जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से +2 से +4 जाने पर रिडक्शन होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक का फायदा एक का नुकसान हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, और क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे एक साथ, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं यहां पर HgCl2 और SnCl2 की। तो HgCl2 और SnCl2 की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर HgCl2 और यहाँ पर SnCl2 की, तो HgCl2 का Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है, और टिन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, यहाँ पे भी ये +2 है। तो क्या मरकरी +2 से कहीं दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है, कौन सा जा सकता है, पहली बात तो ये बताओ। ये +2 से +1 जा सकता है। कैसे, तो कि HgCl2 से ये Hg2Cl2 बना सकता है, और Hg2Cl2 अगर इसने बना लिया यानी कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। करेक्ट है, क्योंकि इसके पास स्कोप है मरकरी के पास, यानी कि यहां पर वो क्या परफॉर्मेंस कर सकता है, रिडक्शन परफॉर्मेंस कर सकता है। क्या SnCl2 +2 से +4 जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब ये भी रिएक्ट कर जाएंगे, और क्योंकि ये रिएक्ट कर जाएंगे इस वजह से ये एक साथ नहीं रह सकते, दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। FeCl2 और SnCl2 की बात करते हैं, तो FeCl2 में इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 है। ये +2 से कहां जा सकता है, ये +3 में जा सकता है। इसका मतलब यहां पर ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन परफॉर्मेंस कर सकता है +2 से +3, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो सकता है FeCl2 का। SnCl2 की बात करें तो SnCl2 यहाँ पर क्या होता है, SnCl2 यहाँ पर +2 से +4, SnCl2 सभी में है तो +2 से +4 जा रहा है, मतलब उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर देखो कि थर्ड वाले में
FeCl2 जो है +2 से +3 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और SnCl2 का भी ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता कि भाई एक रिडक्शन एक ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिएक्ट कर जाते, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों केस में, इस केस में यहां पर FeCl2 और SnCl2 दोनों का ही ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है, एक का रिडक्शन नहीं हो सकता। अगर एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन होता तो हम कहते थे कि यहाँ पर रिडक्शन हो, रेडॉक्स रिएक्शन परफॉर्मेंस हो जाती, और ये रिएक्शन क्योंकि हो जाती इस वजह से वो साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, जो कि इस केस में हमको देखते बन रहा था कि यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पर रिडक्शन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन देखते बन रहा था अपन, ठीक है। लेकिन इस केस में, केस नंबर 3 में FeCl2 और SnCl2 में +2 से +3 जा सकता है, यानी कि ऑक्सीडेशन ही पॉसिबल है, और SnCl2 में भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, दोनों तो एक साथ ऑक्सीडाइज होंगे नहीं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, और क्योंकि आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, दे कैन एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। अब बात करते हैं FeCl3 और Ki की। तो FeCl3 से Ki यानी कि यहाँ पर आयरन कहाँ पे है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और है ना +3 में, तो +3 से कहाँ पे जा सकता है, +2 में जा सकता है। इसका मतलब क्या परफॉर्मेंस दे सकता है ये, +3 से +2 जाने पर रिडक्शन परफॉर्मेंस दे सकता है। अब अगर दूसरा भी रिडक्शन दे रहा होगा तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर यहाँ पर Ki यहाँ पे अगर दूसरा वाला जो है वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अगर दे रहा होगा तो रिएक्शन कर जाएगा। तो हमको देखना है कि यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं I है, I जो है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा सकता है, I2 में जा सकता है ना। तो अगर वो यहाँ पर जा सकता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका मतलब यहाँ पर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं यहाँ पर साथ में साइमल्टेनियसली, देयरफॉर रेडॉक्स इज पॉसिबल हियर, एंड क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स पॉसिबल है इसलिए ये दोनों भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अनरिएक्टिवली एक साथ रह सकें, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर रिएक्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। कौन कौन से रिएक्ट कर जाएंगे, फर्स्ट रिएक्ट कर जाएगा, सेकंड रिएक्ट कर जाएगा, फोर्थ रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन थर्ड वाला जो है रिएक्ट नहीं करेगा, therefore they are unreactive, therefore they can exist together, but all the other three cannot exist together। तो हमसे पूछा क्या है, the pair of compound that cannot exist together, तो हमसे cannot पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 1 2 and 4, तो आंसर हो जाएगा 1 2 and 4 ओनली, आंसर इज सी। समझ में आया कैसे करना है, कैसे सोचना है ना। तो ये चीज तुमको समझ में आनी चाहिए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, एक का फायदा एक साथ नुकसान होना चाहिए। अगर एक का फायदा है दूसरे का भी फायदा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक फायदा हो रहा है एक का तो दूसरे का 100% नुकसान हो रहा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन ही इसलिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। ओके, सो दैट्स इट, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following reaction is the metal displacement reaction? Choose the right option। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कौन सा इसमें से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? जैसा कि नाम बता रहा है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक को दूसरे से रिप्लेस कर देना, एक की जगह दूसरा आ जाना, डिस्प्लेस हो गए, तो यहाँ पर उसको बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी रिएक्शन है हमारे पास। ये PbNO3 होल ट्वाइस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तो सिंपली डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोज होना मतलब बट जाना, टूट जाना, फट जाना, ठीक है, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर देखो एक ही रिएक्टेंट था जो मल्टीपल रिएक्ट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। एंड ऑन द वेरी सिमिलर नोट सेकंड एग्जांपल भी देखो, KClO3, यहाँ पर ये फट के KCl और 3O2 बन गया, ठीक है, मतलब ये टूट गए, बिखर गए, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन है, करेक्ट है। फिर बात करते हैं Cr2O3 और 2Al और Al2O3 और Cl। तो यहां पर हम देखते बन रहा है कि यहां पर ये जो एल्यूमिनियम मेटल था, ये क्रोमियम मेटल को रिप्लेस करके Al2O3 और Cr में कन्वर्ट हो गया है, करेक्ट है। तो इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे कि ये एल्यूमिनियम, ये Cr2O3, Al2O3 और Cr में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस एल्यूमिनियम में इस क्रोमियम को रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और दोनों मेटल थे, इस वजह से मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेटल ने दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो यही होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट। समझ में आया कैसा होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ओके, तो ये हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reactions are disproportionation reactions? तो disproportionation reactions हमने देखा है कि जिस ऐसे रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है,
यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है। तो ऐसे कौन कौन से हैं देखें, तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ फर्स्ट में, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पर +2 है मतलब इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 0 है जिसका मतलब ये इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज साइमल्टेनियसली हो रहा है एक ही एलिमेंट का एक ही रिएक्शन में, उसको हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, MnO4 2- और H+ यहाँ पर ये चीज दे रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैंगनीज का यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इट इज MnO4 2- है। ठीक है, तो ये मैंगनेट आयन है, यहाँ पे O4 ऑक्सीजन के 2-, 4 ऑक्सीजन के 8-, और 8- में से 2- यहाँ पे लगे हुए हैं तो 6- हो गया। 6- में से यहाँ पर इसको कंपनसेट कर रहा होगा ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है MnO4 2- की, मैंगनीज की। यहाँ पर देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड में MnO4- है, यानी कि 8 ऑक्सीजन के 8- और उसमें से 1- यहाँ लगा हुआ है, मतलब 7 कट रहा है, तो यहाँ पर +7 आ रहा होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7, तो यानी कि मैंगनीज का यहाँ पर क्या हो गया, +7 चला गया है, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है ऑक्सीडेशन। MnO2 में देखें तो मैंगनीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन से -2, 2 ऑक्सीजन से -4, और टोटल यहाँ पर कंपनसेट करेगा ये मैंगनीज का +4। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये +6 से +7 भी जा रहा है, यानी कि इंक्रीज भी हो रहा है, और +4 भी जा रहा है, यानी कि डिक्रीज भी हो रहा है। सो वी कैन से दैट दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, ये KMnO4 है। KMnO4 मतलब कि यहां पर भी बिल्कुल MnO4- जैसी स्थिति है। यहां पर भी, यहां पर देख लो तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8, एक खा रहा है पोटेशियम, तो बचेंगे 7, तो 7 खाएगा कौन, मैंगनीज, मतलब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर वो KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सीधी सी बात है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन का स्टेट का मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके पास रिड्यूस होने का ही स्कोप है। उसका सवाल ही नहीं होता कि वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि +7 से ज्यादा वो जा नहीं सकता। तो इस वजह से देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑक्सीडेशन, इट इज ओनली हैपनिंग टू बी रिडक्शन ओनली, केवल रिडक्शन ही पॉसिबल है। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर MnO4 2- हो रहा है, मतलब +6, और यहाँ पर +4 हो रहा है, यानी कि केवल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर केवल रिडक्शन ही हो रहा है। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। यहाँ पर रिडक्शन ही हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अब यहाँ पर MnO4- है, यहाँ पर भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर भी हमको नहीं दिख रहा है कि ये +7 से कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। Therefore, this is also not an example of disproportionation reaction. Only 1 and 2 are the examples of disproportionation, where the oxidation state of one element is increasing also and decreasing also, both are happening simultaneously. तो आंसर हो जाएगा 1 and 2 only, आंसर is B। क्या बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Na2Cr2O7, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अभी हमको, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में इतने आसान आसान क्वेश्चन क्यों ले रहे हो। देखो भाई, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आसान ही आते हैं, सवाल यह है कि आपने रिवाइज कितना किया है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि हमको बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन लेकर के आकर डिस्कस करना है ना। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है, कई बार ऐसा होता है ना कि देखो क्या होता है, नीट का एग्जाम ये नहीं है कि आपको अपना क्या बोलते हैं नॉलेज बताना या बहुत वो करना है, आपको स्पीड का भी ध्यान रखना है कि आप कितनी जल्दी ये चीजों को ध्यान रख पाते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास अगर 1 मिनट मिला है मुझे एक क्वेश्चन के लिए, तो क्या उस 1 मिनट में, देखो तुम प्रोसेस सुनो, 1 मिनट में तुमको उसको रीड करना है, उसको समझना है, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद आंसर टिक लगाना है, वो भी सही गोला भरना है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तुमको सिर्फ 1 मिनट में करनी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम वाले जो एग्जाम बना रहा है NTA है, तो उसको भी पता है कि बच्चे के पास दरअसल कितना टाइम है करने के लिए, तो चीजें वो आसान ही देगा। द ओनली डिफरेंस इज तुम कितने अलर्ट हो उस टाइम के लिए। कभी कभी ऐसा होगा कि हम देखते से ही लगा देते हैं, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जिसको हम देखते से ही लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुमको बिल्कुल इसको ऐसा मत समझना कि भाई ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो लेकिन
आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्विकली कैसे करना है वो चीज तुमको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादातर कई बार क्या होता है कि कई बार हमको पता तो है कि हाँ सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम इसको लगेंगे x लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 into 1 प्लस ऐसा करके बहुत लोग लिखते हैं, है ना। तुम में से काफी लोग लिखते होंगे, नहीं लिखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि हमको एग्जाम में फटाफट करना है क्विकली, तो हम छोटे जो आसान क्वेश्चन है उनको कितना फास्ट बना सकते हैं, ये भी तो एक आर्ट है ना, ठीक है। तो हमको फटाफट ये करना है कि ऐसा नहीं कि पूरी प्रोसेस लिख के करना है अपन को थ्योरी एग्जाम की तरह, नहीं 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 नहीं, थ्योरी एग्जाम नहीं है ये, अपन को फटाफट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये Na2 है, ये Cr2O7 है, अब यहाँ पर Cr2O7 है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ है मतलब एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन के -14 आ रहे हैं। यहाँ पर अब -14 को खाने के लिए 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये Na2 है, Na हमेशा सोडियम +1 ही देगा क्योंकि अल्कली मेटल है, अपन ने रूल्स पढ़े हैं इसके, तो +1 है तो 2 ऑक्सीजन कितने देगा, +2 देगा, ठीक है। तो इस -14 को खाने के लिए यहाँ पर 2 लोग तो यहाँ पर चले गए, मतलब अब बचे कितने, -12, ठीक है। 14 माइनस में से +2 चले गए तो -12 बचे। अब -12 को खाने के लिए यहाँ पर 2 क्रोमियम बैठे हैं, तो -12 को खाएंगे अगर ये 2 क्रोमियम मिल करके, तो दोनों क्रोमियम आधा आधा खाएंगे, तो 6 क्रोमियम एक खाएगा, दूसरा भी 6 खाएगा, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का हो गया है +6 का, तब जाके एक क्रोमियम +6 खाएगा, दूसरा क्रोमियम भी +6 खाएगा, और तब जाके हम कहेंगे कि यहाँ पर ये ओवरऑल चीज न्यूट्रल होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कैसे किया अपन ने, अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन कैसे देखेंगे, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन, -14 में से 2 गए, यहाँ पर कितना हो गया, ये 2 चले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -12 का यहाँ पर आधा कर देंगे तो +6, ऐसे करना है फटाफट, दिमाग में खेल जाना है, तुम्हें पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका +6। हाँ वो बात अलग है कि अगर यहाँ पर +6 नहीं आता कैलकुलेशन से, कि +6 नहीं आता +10 आ जाता, फिर हम उनको देखना पड़ता है कि हाँ यार ये तो हो नहीं सकता, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, है ना। तो ये चीज भी तुमको, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, लेकिन जहां पर इजी कैलकुलेशन पड़ रहा है वहां पर फटाफट करो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 - C2O4 2 + H+ gives Mn2 + CO2 + H2। हाँ, अब यहाँ पर हमको बताना है करेक्ट कोएफिशिएंट्स क्या है। देखो तुम लोग के दिमाग में सवाल आया था ना कि भाई ये जो बैलेंसिंग द इक्वेशन है उससे क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग हमको आनी चाहिए। तो अभी अपन ने 2 तरीके सीखे थे, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा था हाफ रिएक्शन मेथड। तो यहाँ पर तुम जिससे कंफर्टेबल हो तुम्हें उससे करना है, जिससे तुम्हारा आंसर जल्दी हो जाए वो करना है। अल्टीमेटली तुम्हारा इसको बैलेंस करके उसके बाद देखना है कि करेक्ट कोएफिशिएंट्स क्या होंगे रिएक्टेंट्स के, वो हमको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ पर करता हूँ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किसका वो है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो क्या करना है, मैं हाफ रिएक्शन मेथड कर रहा हूँ, तुम चाहे दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर भी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर MnO4 - Mn2+, MnO4 - Mn2+ जा रहा है, मैं जरा यहाँ लिख लूँ, MnO4- से Mn2+ जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, ये मैंने एक हाफ लिख दिया, दूसरा हाफ में C2O4 2 - CO2 में जा रहा है, C2O4- जो है C2O4- है 2 से CO2 जा रहा है, इतना हमने जान लिया है। अब हमको फटाफट ये जैसे स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट AC, हाफ रिएक्शन मेथड में मन होता है स्प्लिट AC, स्प्लिट कर दिया। अब एटम्स बैलेंस करना है, स्प्लिट हो गया है ए मतलब एटम्स बैलेंस करो। तो एटम्स बैलेंस करने के लिए यहाँ पर फर्स्ट उसमें देखेंगे तो और कौन सा मीडियम है, यहाँ पर मीडियम कैसे डिटरमाइन करेंगे बताओ। मीडियम यहाँ पर H+ है, H+ दिख रहा है मतलब एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर MnO4- है, MnO4- मतलब कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंगनीज तो बैलेंस है ही, और साथ में लेकिन ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन के लिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 4 H2O लगा देता हूँ, ठीक है। 4 H2O लगा दिए मैंने ताकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। उसके बाद लेकिन अब यहाँ पर 8 H एक्स्ट्रा आ गए। अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो मेरे पास छूट है कि मैं 8 H+ यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो यहाँ पर 8 H+ आ गया है मेरा, ठीक है। तो 8 H+ लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर 8 H एक्स्ट्रा आ गए थे, यहाँ पर 8 H+ आ गया, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब उसके बाद एटम्स बैलेंस करने के बाद मुझे चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 8+ है, -1 करेंगे तो टोटल 7+ हो रहा है यहाँ पर। तो LHS में कितना है, LHS में है 7+, और दूसरा यहाँ पर कितना है 2+, और यहाँ पे +2 है। तो RHS में कितना है, यहाँ पर RHS में है +2, यानी कि 7+ से +2 जा रहा है, यानी कि ये डेफिनेटली 5 इलेक्ट्रॉन जो है
उसका लेन देन कर रहा होगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं। करेक्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, जैसे 5 आएंगे यानी कि इस 7 प्लस के पास 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तब जाके वो चार्ज बैलेंस करेगा +2। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब सेकेंड हाफ में आते हैं। सेकेंड हाफ में अगेन हम सबसे पहले एटम्स बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर कितने एटम्स है, कार्बन के 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं 2। तो यहाँ दो नहीं थे, 1 थे, तो मैंने 2 लगा दिया। तो यहाँ पर अपन ने बैलेंस कर दिया इसको 2 कार्बन 2 CO2 लगा करके। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन बैलेंस, खत्म बात। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन चार्ज अभी बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2- का चार्ज है, LHS में 2- चार्ज है दूसरे में, और यहाँ पर 0 है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये छोड़ रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि ये रिडक्शन हाफ है, ये ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, तो इतना करने के बाद है ना, तो ये चार्ज बैलेंस हो गया है और अपना सब कुछ हो गया है। केवल अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो उसको सेम कर दो। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 2 है, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये चीज और ये चीज आपस में कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर ये 8H+ है, लेकिन इसमें 2 ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 16H+। सबसे पहले आया 16H+, फिर यहाँ पर 2MnO4-, ठीक है, फिर यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो ये 5C2O4 आएगा, 5C2O4, फिर ये क्या बना रहा है एज अ प्रोडक्ट, 2Mn2 प्लस 2 × 4 8H2O, समझ में आ रहा है ना। ये 2 पूरे इससे मल्टीप्लाई हुआ है, इस वजह से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर 16H+ किया, फिर 2MnO4- किया, फिर 2Mn2+ किया, फिर 8H2O किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5C2O4 और 5 × 2 10CO2, ये हो चुका है अपना। ठीक है, ये हो गई बैलेंस। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ये चीज ऑलरेडी बैलेंस है। जैसी बैलेंस हो गई हमको क्या बताना है, करेक्ट कोएफिशिएंट्स बताने हैं, किसके, MnO4- C2O4 H+ की, मतलब कि हमको रिएक्टेंट्स के बताना है। तो MnO4- कितना दे रहा है यहाँ पर 2, तो इसका आएगा 2, फिर C2O4 कितना है 5, ये आ जाएगा 5, और उसके बाद H+ कितना है 16, तो 2, 5, 16 ये हमारा आंसर होगा बी। समझ गए ना कैसे करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट, एंड तुम चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कंपैरेटिवली हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 2 चीजें अलग हो जाती हैं तो दिमाग थोड़ा शांत रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या लगाया मैंने, स्प्लिट AC, तो सबसे पहले स्प्लिट किया, फिर एटम्स बैलेंस किए, फिर चार्ज बैलेंस किया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The correct order of n compounds in its decreasing order of oxidation state। यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको ऑक्सीडेशन स्टेट की उसमें जमाना है। ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज और मैं कह दूं कि भाई यहाँ पर जो अपन MPQs कर रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ ना, यहाँ से स्क्रीन में मैं हुआ एंटर, तो एंटर होते ही यहाँ पर उससे पहले ही यहाँ पर तुमको एक क्वेश्चन दिख जाता होगा, ये है ना। तो मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी साथ में करो क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि साथ में मतलब पॉज करके ट्राई कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो है नहीं लाइव है। ठीक है, लाइव नहीं होने से ये है कि तुम लोग को पॉज करके तुम खुद ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर ट्राई कर लिया करो, उसके बाद टिक लगाया करो, फिर देखा करो कि क्या हम सही हैं, पहली बात, और दूसरी बात क्या हमारी भी अप्रोच तुम्हारी अप्रोच से मैच कर रही है। ठीक है, और अगर तुम्हें अब तुम्हारी अप्रोच ज्यादा सही लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अप्रोच तो हमारे हिसाब से लगा लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत लगाने की वजह से कभी कभी आंसर तो सही हो जाता है लेकिन वो बाद में हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश किया करो कि अपना जो अप्रोच है उसको सही रखते हुए अपना रखा करो, तब जाके तुमको ज्यादा फायदा मिलेगा इस चीज का। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाओ, खुद से ट्राई करो, और उसके बाद फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किया करो। ठीक है, तो ये अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसको पॉज करके तुम ट्राई कर लो, और है ना, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये शायद मैं बार बार बोलूंगा नहीं, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो, कभी कभी बोल दिया करूंगा मन आएगा तो, लेकिन तुम खुद से कर लिया करो। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
करता हूं मैं, ठीक है। तुमने तो कर लिया होगा, आंसर भी टिक लगा दिया होगा, ठीक है मैं कर लेता हूँ। करेक्ट ऑर्डर नाइट्रोजन कंटेनिंग, यहाँ पर कौन कौन से कंपाउंड है, एक HNO3 दिख रहा है, एक NO दिख रहा है, N2 दिख रहा है, NH4Cl, क्या सब में वही है? जी हाँ, NH4Cl NO H सब में वही। तो मैं एक काम करता हूँ, HNO3 यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर NO यहाँ लिख देता हूँ, फिर N2 और NH4Cl। तो एक एक करके सब में हम लोग यहाँ पर क्या करना है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट ही बतानी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का हमको बताना है, देखो फटाफट कैसे करेंगे बिना पेन उठाए। ऑक्सीजन का -2 और 3 ऑक्सीजन का -6 में से एक हाइड्रोजन जाएगा, क्योंकि H+1 देता है इन जनरल, तो -6 में से अगर एक H लेके चला गया तो बचे 5, तो यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो, ऑक्सीजन 3 माइनस, एक मतलब 3 माइनस नहीं, एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन का 6 माइनस, है ना, एक ऑक्सीजन का 2 माइनस, 3 ऑक्सीजन का 6 माइनस, 6 में से एक गया 5, तो इसलिए इसके ऊपर ये खाएगा प्लस का 5, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन आएगा -2, तो यहाँ पे आएगा +2, नाइट्रोजन आएगा +2, है ना, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन। N2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंटल स्टेट है, तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। NH4Cl में देखो Cl -1 का आएगा, ठीक है, यहाँ पर NH4 प्लस और Cl माइनस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर NH4Cl रहेगा, और यहाँ पर अगर Cl -1 है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन +1 का होगा, +1 यानी कि 4 हाइड्रोजन जो होंगे +4 के होंगे, और +4 ये -1 खा गया तो +3 बचा, यानी कि यहाँ पर तो ये -3 का रहा, समझ में आया? फिर से बताऊं, NH4Cl देखो, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का +1, तो 4 हाइड्रोजन का +4, तो +4 -1 कितना हो गया? +3, और +3 को खाएगा कौन? 3 का माइनस, तो यहाँ पर -3 होगा, है ना, समझ में आया? तो इस वजह से यहाँ पर देखो, ओवरऑल चीज न्यूट्रल करनी है ना, वो भी तो देखो, ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर +3 आ गया तो यहाँ पर ये क्या होगा ना, -3, तो यहाँ पे -3 आ जाएगा सीधे सीधे, तो यहाँ पर यही डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, तो +5 से यहाँ पर ये देखे जाएगा तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जा रहा है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, HNO3 सबसे पहले, फिर NO, फिर N2, फिर NH4Cl, यस, ए इज द आंसर। क्या बात समझ में आ गई? करेक्ट है, तुमने भी यही किया था, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। परमैंगनेट 7 आयन में MnO4 माइनस ऑक्सीडाइजेस I माइनस आयन टू I2 and gives manganese 4 oxide MnO2 in a basic medium. Okay, the skeletal ionic equation is given as ये. The values of PQRS will be okay. तो यहाँ पर हमको PQRS की वैल्यू पता करनी है, मतलब हमको ये कुल मिला के बैलेंस करना है ना। तो देखो अब बैलेंस करते हैं वापस, तो बैलेंस करने के लिए क्या करें, यहाँ पर MnO4 माइनस है, MnO2 में जा रहा है, तो सबसे पहले लिख देते हैं MnO4 माइनस जा रहा है MnO2 में, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, I माइनस जो है I2 में जा रहा है, ठीक है भाई, I माइनस I2 में जा रहा है, ठीक है। तो मैंने स्प्लिट कर दिया, अब एटम बैलेंस करते हैं, एटम बैलेंस किया तो मैंगनीज यहाँ पे बैलेंस है, और ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब 2 ऑक्सीजन की कमी है, और यहाँ पर बेसिक मीडियम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हम 4 और 2, अच्छा जब बेसिक मीडियम हो और यहाँ पर एक कमी हो रही हो तो तुम कोशिश करना हमेशा बेसिक मीडियम में कि 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड करना। उसका कारण बताता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड, यहाँ पर जैसे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 है, तो हमें लग रहा है यार 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो एक काम करते हैं 2OH माइनस ऐड कर देते हैं। 2OH माइनस ऐड करोगे ना तो यहाँ पर थोड़ा सा फिर बैलेंस करने में तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि जितना भी तुम करो उससे एक ज्यादा कर दिया करो। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसके बजाय यहाँ पर 4OH माइनस ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब तुम्हें लगेगा कि सर यहाँ पर 4O माइनस, आपने 4OH माइनस कर तो दिए, लेकिन यहाँ पर तो 4 और 2 मिलकर के 6 ऑक्सीजन हो गए, तो बच्चे यहाँ पर 4 हाइड्रोजन भी तो एक्स्ट्रा आ गए हैं, और इस हाइड्रोजन को अपन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2H2O लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हम 2H2O लगाएंगे 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हम H+ नहीं कर सकते, अब यहाँ पर बेसिक मीडियम है, सीखो इस चीज को, है ना, कि यहाँ पर अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है तो हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, उतने H2O जोड़ देते, जितने H+ एक्स्ट्रा आते उतने यहाँ पर H+ जोड़ देते, लेकिन क्योंकि ये बेसिक मीडियम था इसलिए यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ गई थी, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, क्योंकि 2 की कमी पड़ गई थी, 2 ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, तो इसलिए हम यहाँ पर चाहते तो 2OH माइनस कर देते। सोचो कि अगर मैंने यहाँ पर 2OH माइनस कर दिया होता तो क्या होता, 2OH माइनस कर दिया होता तो यहाँ पर फिर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आते,
और 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए तुम हो सकता है यहाँ पर H2O लगाते, और जैसे ही तुम H2O लगाते तो एक ऑक्सीजन फिर एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो ये थोड़ा वो हो जाता है। तो इस वजह से क्या किया करो कि पहले से ही मान के चला करो कि हमको क्योंकि हाइड्रोजन ऐड करना है, तो अपने आप ही यहाँ पर ये 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 2 थे, 2 की कमी थी, 2 और जोड़ तो 2OH माइनस, यहाँ पे टोटल 2 तो कमी थी ही, 2 को कमी पूरी करेगा 2OH माइनस, और H2O को कमी पूरी करेगा 4OH माइनस, तो यहाँ पर 4OH माइनस जोड़। अब जैसे 4OH माइनस जोड़े तो हमने देखा कि भाई साहब यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो गए हैं और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2H2O लगा देते हैं। जैसे ही हम 2H2O लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर 4H हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन आ गए। तो अब देखो जरा काउंट करो नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, टोटल 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और 4 6 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, है ना, 2 ये मैंगनीज बैलेंस तो था ही, ठीक है। तो इतना अपन ने कर लिया है। अब हमको करना है चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना चार्ज है, -1 का, और यहाँ पर कितना चार्ज है, -4 का। देखो 4 माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा अगर मैं ऐड कर देता हूं तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ 4 माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 4 माइनस हो जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर गेन हो रहा होगा, कह रहे कि ये रिडक्शन की रिएक्शन। ओके भाई, अब यहाँ की बात करते हैं I माइनस। तो ये I माइनस से I2 जा रहा है, मतलब सिंपली यहाँ पर आयोडीन को बैलेंस करें तो ये हो गया आयोडीन बैलेंस, I माइनस से I2। उसके बाद हमको चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 2 माइनस है, यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देते हैं ताकि ये चीज बैलेंस आउट हो जाए। अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। तो क्या कर रहे हैं कि इस वाली रिएक्शन को हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर 2H2O की, 2 × 2 कितना हो गया, 4H2O। फिर बात आती है 2MnO4 माइनस, 2MnO4 माइनस, फिर 3 × 2 = 6I माइनस, 6I माइनस। फिर यहाँ पर आते हैं प्रोडक्ट साइड, तो 2MnO2 प्लस 4 × 2 = 8OH माइनस आयन, 8OH माइनस आयन, और यहाँ पर 3I2। ये हो गई बैलेंस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो कि ये बैलेंस हो चुका है। अब देखो जरा हमसे क्या क्या पूछा था, है ना, MnO4 माइनस, I माइनस, H2O कितना आ रहा है यहाँ पर 4 का, MnO2 आ रहा है 2 का, I2 आ रहा है 3 का, YOH यानी 8 का OH। तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस करने जाऊं तो ये कितना हो जाएगा 2, Q कितना हो जाएगा 6, X कितना हो जाएगा 4, R कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, S हो जाएगा यहाँ पर 3, और Y हो जाएगा 8। तो ये चीज हो जाएगी बैलेंस। हमको क्या क्या पूछा गया है, PQRS, P है 2, यहाँ पर Q कितना है 6, R कितना है यहाँ पर 2, और S है अपना 3। तो 2, 6, 2, 3 ये हमारा आंसर होगा B, ठीक है। कैसे करना है समझ में आया, तो किस तरीके से तुम कर सकते हो, तो फटाफट अगर दिमाग लगाया जाए, प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम आराम से कर सकते हो। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Hot concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? कौन सा इसमें does not show oxidizing behavior हो रहा है? तो देख लेते हैं किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है किसी भी सेंट्रल एटम की। अगर वो चीज बढ़ रही होगी तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, और H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पर Cu है, Cu 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, H2SO4 अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा तो ये डेफिनेटली इस 0 को आगे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहा होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है, CuSO4 मतलब SO4 का 2 माइनस आता है, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन शो कर रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2SO4 में देखें तो यहाँ सल्फर है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ SO2 है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना। ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो सल्फर उसको काटेगा +4 से, यानी कि यहाँ 0 से, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में 0 है, 0 से जाएगा +4, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीजन कार्बन भी यहाँ पर 0 से +4 जा रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम देख सकते हैं। तो दिस ऑल्सो शोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। CaF2 यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है कैल्शियम, और यहाँ पर CaSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। जब कोई चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में तो हम कह ही सकते हैं कि यहां पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दैट मींस दिस रिएक्शन डज नॉट शो द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। इट इज सिंपली यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इस वजह से ये रिएक्शन हमारी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4 को शो नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Substances that are oxidized and reduced in the following reaction are respectively। ठीक है, तो इसमें बताना है अपन को कि कौन किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें भी कई बार लोग जो है जल्दी जल्दी देखो गैस करने में भी कभी कभी जो है दिमाग लगता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो कभी कभी हमको तुक्का भी लगाना है तो हमको तुक्का भी कुछ स्मार्ट गैस करके करना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं कि जय माता दी बी, इस तरीके से नहीं करना है हमको। ठीक है, हमको यहाँ पे लगाना है थोड़ा सा दिमाग, और कहाँ कहाँ से कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते हैं उस कला को भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि भाई साहब ये सब्सटेंसेस दैट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस्ड, तो जो यानी ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस बताना है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। अब सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो रिएक्टेंट्स का ही होगा ना, प्रोडक्ट्स का थोड़ा ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो अगर कहीं तुमको जस्ट इन केस अगर तुम्हें कहीं भी पूरे ऑप्शंस में, मैंने तो देखे भी नहीं अभी ऑप्शंस, लेकिन अगर तुमको ऑप्शंस में इस टाइप के क्वेश्चन में दिख रहा है कि भाई ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस पूछा है और ऑप्शंस में कहीं प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, तो वो आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो सिर्फ रिएक्टेंट्स का होगा ना। तो इसलिए तुमको ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है कि आंसर होंगे तो सिर्फ रिएक्टेंट साइड के। तो अब यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, H2O2 और N2H4। अब इसमें से हमको जज करना है, ठीक है, कि क्या होगा। तो देखो क्या होगा, देखो हम कौन कौन से एलिमिनेट कर सकते थे, हम N2H2O2 और ये तो दोनों एलिमिनेट कर सकते थे ओनली बाय द फैक्ट दैट कि ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड तो सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हो सकते हैं। N2 एक प्रोडक्ट था, यहाँ पर भी N2 एक प्रोडक्ट था, और यहाँ पर ये भी एलिमिनेट हो गया। लो भाई, आंसर ही आ गया मेरा, तो बिना दिमाग लगाए आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर H2O क्या था, एक प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट का ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन थोड़ा ना होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो यहाँ पर वो तो सिर्फ क्योंकि ये तीन रिएक्टेंट्स ऐसे थे, यहाँ पे तीन ऑप्शंस ऐसे थे जिसमें प्रोडक्ट्स आ रहे थे, तो प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडाइज होना रिड्यूस होना नहीं होता है, होते तो हैं ये रिएक्टेंट्स ही। तो अब देख लेते हैं, चलो ये तो हमने बिना किसी दिमाग लगाए, अगर किसी को नहीं पता है, केवल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस का मतलब पता है और तुम्हें ये नहीं पता है कैसे देखना है, तब भी तुम ये क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देख लो। ठीक है, तो ये चीज देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अब हमको देखना है कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे N2H4 है, N2H4 यानी कि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन की। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो देयरफॉर दिस विल कैरी माइनस चार्ज। यहाँ पर 4 प्लस थे, तो 4 प्लस है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन 4 प्लस को बांटेंगे -2 के साथ, है ना यहाँ पे, और इसमें यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अगर ये यहाँ पर N2 एक नाइट्रोजन जो है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी कि -2 से 0 जा रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, ये हुआ ऑक्सीडाइज। N2H4 गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो N2H4 गेट ऑक्सीडाइज्ड। H2O2, अब H2O2 में देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 का है और ऑक्सीजन का H2O में -2 का है। इसका मतलब -1 से -2 जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, यानी कि H2O2 गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो H2O2 गेट्स रिड्यूस्ड, ये हो गया, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आनी चाहिए तुमको कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीज देखना है। तो हमको सिंपली इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कैसे हम इसी क्वेश्चन से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी ये क्वेश्चंस कर सकते थे, तो ये चीज तुम यहाँ पर सीख सकते हो। ठीक है, आए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which combination is odd with respect to the oxidation number? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर के रिस्पेक्ट में कौन से कॉम्बिनेशंस ऑड हैं, आओ जरा देखें। तो यहाँ पर देखें H2SO5, H2SO5 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, सल्फर का। अब देखो H2SO5 का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर वैसे अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊंगा तो यहाँ पर ये +8 आ जाएगा सल्फर का, कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है +5 है, ऑक्सीजन -2 है, -2 यानी कि यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है तो -10, और उसको खत्म करेगा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो -8 बचेंगे, -8 बचेंगे, तो सल्फर तो एक ही है, मतलब क्या सल्फर के ऊपर +8 आएगा,
जी नहीं, सल्फर के ऊपर +8 नहीं आ सकता, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम वैलेंसी 6 ही देता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो इस वजह से यहाँ पर +8 इसका गलत हो जाएगा। इसके लिए अपन को H2SO5 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि हम कह सकते हैं कि उसमें कोई ना कोई परऑक्सी लिंकेज आ रहा होगा। तो अगर वहां पे देखें, उसको कंसिडर करें, तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी बनेगी कि यहाँ पर OH OH और O और O ये दोनों परऑक्सी लिंकेज में रहे होंगे। इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर वो एंगल उस हिसाब से नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक परऑक्सी लिंकेज आ रहा होगा। तब जाके हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आ रहे हैं, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो सल्फर का यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। S2 का यहाँ पे H2SO8 परऑक्सो ड्राई सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर भी परऑक्सी लिंकेज है। तो S डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो H2S2O8 ये इसका स्ट्रक्चर है। 4 2 6 और 2 8, ठीक है, H2S2O8 है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सल्फर यहाँ पर भी मैक्सिमम अपनी मैक्सिमम वैलेंसी यानी कि 6 पर है, यहाँ पे भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब थ्योरी लेक्चर देख रहे थे। तो ठीक है, Cr2O7 K2Cr2O7 क्रोमियम 7 का ऑक्सीजन खा रहा है। 7 ऑक्सीजन -2 लेकर के -2 के साथ -14 लेकर के आ रहा है। -14 को खाएगा ये 2 पोटेशियम, तो यहाँ पर हो जाएंगे -14, ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्योंकि -14 में से 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, -12 बचेंगे। -12 को खाएंगे 2 क्रोमियम मिलकर के, यानी ये भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। और है ना, समझ में आया ना, K2Cr2O7 में क्रोमियम का +6 ऑक्सीडेशन नंबर। SF6 में फ्लोरीन -1 ही देता है, तो 6 फ्लोरीन जो है -6 देंगे, खाएंगे कितने यहाँ पर +6, यानी कि सभी +6 है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर K2Cr2O7 है, यहाँ पर सेम चीज आ गई है, तो यहाँ पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 का है। K2CrO4 में अगर मैं कंसिडर करूं तो K2CrO4 में यहाँ देखूंगा ऑक्सीजन के 4 ऑक्सीजन है, मतलब -8 को यहाँ पर 2 पोटेशियम लेके जाएंगे तो 2 ही माइनस लेके जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 माइनस, यानी कि क्रोमियम यहाँ पर भी कितना है, +6 है। यहाँ पे क्रोमियम CrO5, तो CrO5 का स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया था कैसा होता है। CrO5 का O डबल बॉन्ड O, ये CrO5 का होता है। और इसमें भी हम देख रहे हैं क्रोमियम जो है +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और +6 ऑक्सीडेशन नंबर है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी +6 है। CrO2Cl2 में यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, 2 ऑक्सीजन -4, 2 क्लोरीन -2, तो टोटल कितने माइनस हो गए, 6 माइनस, तो कवर करेगा क्रोमियम का +6। तो यहाँ पे सभी क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है। तो इस वजह से ये और ये दोनों ही यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबके पास सेम ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। यही हमारा चेक करने का तरीका हो गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन NH3 NH4+ N3H और NO2- की। तो अगर यहाँ पे NH3 की बात करते हैं तो NH3 में नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन नंबर है। NH4+ की बात करेंगे तो वहां पर भी -3 ऑक्सीडेशन नंबर है। N3H की बात करें तो N3H में ये जो H है ये +1 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और 1+ का है, तो यहाँ पर 1+ को खाने के लिए नाइट्रोजन के 3 है, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर जो आएगा वो 1/3 का आएगा, वो भी -1/3 आ रहा है। और NO2- में बात करेंगे तो नाइट्रोजन क्या हो गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ऑक्सीजन के सामने। इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो -2 लेकर के, यानी कि टोटल -4 आ रहा है। और -4 के साथ यहाँ पर अगर ये -4 -1 जा रहा है तो -3 जा रहा है। -3 को काटेगा कितना, ये +3, यहाँ पे +3 आ रहा है। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ, समझ में आ रहा है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन मतलब कि टोटल 4 माइनस आ रहे हैं। 4 माइनस में से 1 माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, तो अब बचे 3 माइनस। 3 माइनस को खाएगा कितने, नाइट्रोजन का +3, तो इस वजह से +3। ठीक है, तो ये चीज। अब कैल्शियम हाइड्राइड है, यहाँ पे सारे हाइड्राइड्स हैं, तो यहाँ पर ये सभी क्योंकि कैसे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर है सभी का। अब सीधी सी बात है, सब +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब सबका सेम है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मेरे को सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि यही हमारा ऑड पेयर हो गए हैं, ऑड कॉम्बिनेशंस हो गए हैं सबके, कि यहाँ पर हमको जो भी मिल रहे हैं वो सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहे हैं नाइट्रोजन के। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज सी। ठीक है, यही ऑड था। एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज, इसमें से कौन सा डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हो गया हो गया हो गया। चलो अब मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर KMnO4 -7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सवाल ही नहीं उठता कि ये किसी और दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सके। ऐसा नहीं हो सकता कि +7 जो है +8 में जा सके, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है यानी कि ये कम ही हो सकता है, ज्यादा नहीं जा सकता। और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में तो हम ये देखते हैं ना कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है और कम भी हो रही है। तो इसके केस में ये पॉसिबल नहीं है कि ये कम तो हो सकता है, जो कि हो भी रहा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पे +6 और +4 जा रहा है, दोनों में कम हो रहा है। तो कम हो रहा है लेकिन बढ़ तो नहीं रहा ना। तो इस वजह से हमको यहाँ पर होना चाहिए कि जो थोड़ा बढ़े भी और कम भी हो। तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हमारा ये नहीं होगा। NaBr यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन है क्लोरीन की। यहाँ पर -1 से ब्रोमीन जो है यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर 0 से यहाँ पर ये -1 जा रहा है। मतलब ये सिंपल एक नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर कुछ भी अलग नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर ब्रोमीन की कोई हमको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को नहीं मिल रही है, या ऐसा नहीं हो रहा है कि वो कुछ बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहाँ पर CuBr है, तो कॉपर को देखो, यहाँ पर कॉपर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पर CuBr2 होगा, प्रोबेबली यहाँ पर CuBr2 होना चाहिए। और ये CuBr2 होगा तब जाके यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर +2 आ रहा होगा, और ये +2 आ रहा होगा, ये यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर ये +1 था और यहाँ पे +2 और 0 है, इसका मतलब ये चीज +1 से +2 यानी कि बढ़ भी रही है, और +1 से 0 यानी कि कम भी हो रही है। तो इसका मतलब ये दोनों ही हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये चीज क्या हो रही है, डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रही है, ठीक है। अब अगर MnO4- यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर MnO4- +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। यहाँ पर I- -1 में है, ये -1 से कम भी नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता ये -2 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर +2 है यानी कि सिर्फ बढ़ रहा है, मतलब कम ही हो रहा है। और I- जो है -1 से 0 जा रहा है, नॉर्मल रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज नॉट अ डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर इज C, ठीक है। समझ में आ गया? पक्का? बड़े आगे। What is the change in oxidation number of the carbon in the following reaction? CH4, यहाँ पर CH4 है, कार्बन का हमको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो यहाँ पर कितना है, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वैसे तो ऑलमोस्ट इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, लेकिन कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू H। तो यहाँ पर कार्बन यहाँ पे -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इस वजह से हाइड्रोजन +1 में रहेगा, कार्बन -4 में रहेगा, ठीक है। C-4। और यहाँ पर देखें तो CCl4 हो रहा है, यानी कि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया है, यहाँ पे +4 हो गया है। तो ये -4 से +4 जा रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर -4 टू +4 हो रहा है, आंसर इज B। वेरी वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिडक्शन प्रोसेसेस। ओके, तो ये E0 वाला क्वेश्चन है, कर लो। मैंने बताया है E0 से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है इसका, मैंने अभी थ्योरी लेक्चर में बताया है। चलो बताएंगे फटाफट, सब जल्दी हो गया। चलो ठीक है। अब Zn2+ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, चलो ठीक है, सबका रिडक्शन हो रही है और सबकी E0 वैल्यू दी गई है। E0 का मतलब क्या होता है? E0 बच्चों मैंने बताया है, E0 का मतलब होता है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, करने का नहीं, होने का, रिड्यूस होने का। तो रिड्यूस होने का पोटेंशियल, या ये कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली शोइंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर बताता है ये, ठीक है। क्या बताता है? ऑक्सीडाइजिंग पावर, मतलब कितना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि वो रिड्यूस आसानी से हो सकता है, उसमें रिड्यूस होने का पोटेंशियल ज्यादा है, उसमें रिड्यूस होने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीडाइज करने की पोटेंशियल ज्यादा है, या ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी ज्यादा है, यानी कि एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, ठीक है। वहीं अगर ये कब ऑक्सीडाइजिंग पावर बताता है ना, इसका मतलब E0 वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी E0 वैल्यू कम होगी वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। समझ में आया? ये कंसेप्ट है, दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है। कि E0 वैल्यू का रिडक्शन पोटेंशियल यहां पर हम देख रहे हैं, तो E0 वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताता है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, यानी कि रिड्यूस होने की एबिलिटी, यानी ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी, यानी कि कितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बताता है, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी है वो बताता है। तो E0 वैल्यू अगर ज्यादा
यानी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ई नॉट वैल्यू कम यानी कि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको पता करना है बस, हमको यहाँ ई नॉट वैल्यूज दी गई है, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग पावर पूछी गई है, तो रिड्यूसिंग पावर पूछी गई है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि हमको देखना है कि रिड्यूसिंग पावर हमको कैसे पता चलेगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होगी उसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर हमको देखना है कि सबसे कम ई नॉट वैल्यू किसकी दिख रही है तुमको। अब यहाँ पर ई नॉट वैल्यू जब सबसे कम की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे कम ई नॉट वैल्यूज की। तो सबसे कम ई नॉट वैल्यूज हमको किसकी दिख रही हैं, सबसे माइनस में कौन है, CO2+, ये -2.87 है, सबसे ज्यादा नेगेटिव, यानी सबसे कम ई नॉट, सबसे कम ई नॉट, लीस्ट ई नॉट सबसे कम है इसका, तो सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा Ca2+। तो यहाँ पर Ca2+ जो है कैल्शियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग है। हमको इंक्रीजिंग में बताना है तो सबसे तगड़ा कैल्शियम होगा। उसका रीजन क्या है कि उसका ई नॉट वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम मतलब देखो ना, नेगेटिव में -2.87 है, 2.87 नेगेटिव में मतलब जीरो से भी कम, जीरो से भी कम यानी -2.87 सबसे कम। यहाँ पर हमको इन सभी में सबसे कम हमको किसका दिख रहा है, कैल्शियम का दिख रहा है। सभी नेगेटिव है, सभी नेगेटिव है, लेकिन सबसे कम कौन सा है जिसकी मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा होगा, नेगेटिव में देखना है ना। तो नेगेटिव में तो -2.87 सबसे छोटा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि ई नॉट वैल्यू सबसे कम इसकी है तो कैल्शियम सबसे ज्यादा होगा। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन सब में, सबसे बड़ी वैल्यू -2.36 इससे बड़ी है, तो यहाँ पर Mg आ जाएगा मैग्नीशियम, और उसके बाद फिर -0.76 माइनस, तो ये 76 है, इसकी वैल्यू बड़ी है लेकिन नेगेटिव में है तो ये छोटा होगा, इसलिए जिंक आएगा इसके बाद। और उसके बाद फिर लास्ट में जो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगी वो होगा निकल का, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तो सभी जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऑर्डर हैं, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर हैं कि कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर किसकी रहेगी। तो कैल्शियम क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम थी, ई नॉट वैल्यू सबसे कम मतलब उसका रिड्यूसिंग एजेंट बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि ई नॉट वैल्यू जिसकी कम होती है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इस वजह से यहाँ पर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कैल्शियम होगा क्योंकि उसकी ई नॉट वैल्यू सबसे कम थी, निकल की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, इस वजह से निकल एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो ये चीज तुमको ध्यान रखना है, इस वजह से आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम सबसे ज्यादा। फिर ये तो डी इज द आंसर, समझ में आया। तो निकल जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम, निकल जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम, आंसर डी। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट। आई होप तुमको ये समझ में आया होगा, ये चीज मैंने समझा दी तुमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, ये सब अगेन ई नॉट वैल्यूज ही दी गई है हमको, ठीक है। लेकिन अब हमको इस बार बताना है ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सेम है लेकिन अब हमको ऑक्सीडाइजिंग पावर बताना है, रिड्यूसिंग पावर नहीं बताना। तो यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम है, फिर से लिख देता हूँ। ई नॉट वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो एक बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और ई नॉट वैल्यू जिसकी कम होगी यानी कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो एक बढ़िया बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। एक मिनट, हाँ गड़बड़ लिख दिया यहाँ पर। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा होगी रे, ठीक है। बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्योंकि ई नॉट मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल, मतलब रिड्यूस ऑक्सीडाइज करने का पोटेंशियल। तो जितना ई नॉट वैल्यू ज्यादा उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा। तो हमको यहीं पे ऑक्सीडाइजिंग पावर ही देखना है, मतलब हमको ज्यादा ई नॉट वाली कंसिडर करना है। तो सबसे ज्यादा ई नॉट किसकी दिख रही है, सबकी प्लस है, तो प्लस में सबसे ज्यादा ई नॉट किसका दिख रहा है मुझे, इसका दिख रहा है 1.81 है, तो यहाँ पर CO3+ जो है वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद 1.67 आएगा मतलब पीबी आएगा, फिर उसके बाद फिर CE वाला 1.61 वाला आएगा CE, और उसके बाद फिर आएगा BI बिस्मथ, ये आएगा बिस्मथ। तो ये ऑर्डर रहेगा हमारा, बिस्मथ से सेलेरियम, सेलेरियम से फिर लेड, और लेड से कोबाल्ट। तो ये आ रहा है हमारा, ठीक है। डी इज द आंसर। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर इट। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वैसे तो हमको ये नहीं मतलब जनरली हीमोग्लोबिन का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, अब उसमें हमको कुछ फैक्ट्स ही याद रखने हैं। फैक्ट तुमको बस ऐसा याद रखना है कि आयरन जो कॉम्प्लेक्स बनाता है यहाँ पर वो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ठीक है। हमें पता है कि आयरन को क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो डेफिनेटली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग होगी।
ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2 की, तो इस वजह से क्योंकि आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हमको यहाँ पर 2 ही रखना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन इज +2। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो याद रखना है, ये तुमको एज अ फैक्ट याद रखना है। Oxidation state of phosphorus is in H4P2O5, H4P2O6 and H4P2O7 respectively। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अपन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, फटाफट करेंगे, फटाफट कर लिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ। H4P2O5 ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का -2, 5 ऑक्सीजन का -10 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन खा रहे हैं, तो यहाँ पर -10 में से 4 गए तो कितने हुए 6, तो यहाँ पर 6 आए और 6 को 2 फॉस्फोरस खाएंगे, 6 को +6 को 2 फॉस्फोरस खाएंगे, तो ये हो जाएगा +3 का। समझ में आया? फिर से देखो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन -2, 5 ऑक्सीजन -10 को खाएंगे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, सबका सब एक एक खाएंगे, तो सब एक एक खाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर एक ही खा सकता है ना एक टाइम पे, तो जब 10 हाइड्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन 10 नेगेटिव के 4 प्लस खा जाएंगे, तो बचेंगे कितने 6 प्लस। अब 6 प्लस को कौन खाएगा? यहाँ पर 3 फॉस्फोरस के 2 खा रहे हैं, मतलब कि +3 रहा होगा, इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया है यहाँ पे +3। ठीक है, समझ में आया? चलो इससे समझ लेना, मेरे ख्याल से अब तुम कर ही लोगे। ऑक्सीजन -2 यहाँ पर 6 ऑक्सीजन, तो -12 में से 4 हाइड्रोजन गए, तो कितने बचे? 8 बचे। 8 अब -8 है, उसको 2 फॉस्फोरस खा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर +4 रहा होगा हर एक का, तभी जाकर के फॉस्फोरस के 2 मिलकर के +8 दे रहे होंगे और वो कंपनसेट कर रहा होगा उसको। करेक्ट है? खाना मतलब कंपनसेट करना ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर H4P2O7 फटाफट बताएंगे। एक ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14 में से 4 हाइड्रोजन गए, तो -10 बचे। -10 को खाने वाले यहाँ पर 2 फॉस्फोरस बैठे हुए हैं, मतलब हर एक फॉस्फोरस जो है +5 को +5 लेके आ रहा होगा, तो आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। Identify the oxidizing and reducing agent in the following redox reaction। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे identify the oxidizing and reducing agent in the following redox reaction। तो देखो भाई, lead ऑक्साइड, H2SO4, PbSO4 और H2, यहाँ पर दी गई ये रिएक्शन, हमको बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा हो, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 which gets reduced, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, लेड यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, H2SO4 यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ जाने पर PbSO4 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी PbSO4 नहीं, लेड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो लेड है, ये लेड 0 से +2 जा रहा है, और ये वाला लेड जो है यहाँ पर +4 से +2 जा रहा है, यानी कि 0 से +2 अगर जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और PbO2 जो है यहाँ से यहाँ +4 से +2 जा रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। जो बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि वो क्या है, वो एक जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसका रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब कि लेड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है, PbO2 का रिडक्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि PbO2 जो है वो रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस होता है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब PbO2 हो गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमसे क्या पूछा था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिस्पेक्टिवली। तो ऑक्सीडाइजिंग कौन है, PbO2, रिड्यूसिंग कौन है, लेड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, समझ में आया कैसे सोचना है अपन को। ठीक है, आगे बढ़े। Which is the best description of the behavior of bromine in the reaction given below। ठीक है, इसमें से कौन सा ब्रोमीन के बिहेवियर को बहुत तगड़े तरीके से एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो अपन को बताना है। तो H2O Br2 HOBr + HBr जा रहा है। ठीक है भाई, ये रिएक्शन है,
बताएंगे अब हमको कि ब्रोमीन के साथ क्या हो रहा है। ब्रोमीन यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ब्रोमीन यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। HOBr यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रोमीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन -2 ले रहा होगा और ये यहाँ पर +1 ले रहा होगा, तो डेफिनेटली ये ब्रोमीन यहाँ पर +1 ले रहा होगा, तब जाके ये ओवरऑल चीज न्यूट्रल होगी। तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +1 का है, ठीक है, हमें ब्रोमीन से मतलब है। HBr यहाँ पर -1 का है क्योंकि हाइड्रोजन है सामने, तो ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो इसलिए -1। तो ये 0 से +1 जा रहा है और 0 से -1 जा रहा है, मतलब 0 से ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, 0 से ये रिड्यूस भी हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। तो अगर यहां पर हो रहा है तो हम देख लेते हैं क्या क्या है। ऑक्सीडाइज ओनली ना, रिड्यूस ओनली नहीं, प्रोटेक्शन प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो यही होगा हमारा आंसर, बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द रिएक्शन X, ओ हो, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर UO2 प्लस है, Cr2O7 2 है, H प्लस है, और यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है अपन को कोई अच्छा फिर से बैलेंसिंग, ओहो हो, तो बैलेंसिंग है। तो अब यहाँ पर हम वापस से हाफ रिएक्शन मेथड में कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम लोग चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कर सकते हो। तो देखो जरा UO2 प्लस है ये, ठीक है, UO2 प्लस है, ये UO2 2 प्लस है, तो ये UO2 2 प्लस है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। और दूसरे में मैं देख रहा हूँ Cr2O7 2 से Cr2O7 2 से ये कहाँ जा रहा है, Cr3 प्लस जा रहा है, ठीक है। या इसको नेक्स्ट स्लाइड में मैं करता हूँ, UO2 प्लस से UO2 2 प्लस जा रहा है, और दूसरा Cr2O7 2 से Cr3 प्लस जा रहा है, ठीक है, राइट, यही हो रहा है ना। और कौन सा मीडियम है वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ पर H प्लस दिख रहा है, इसका मतलब एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर हम ये चीज देख सकते हैं, ठीक है। अब हमको इसको बैलेंस करना है, तब जाके हम X, Y और Z यहाँ पर पता कर पाएंगे, ठीक है भाई, ओके। तो यहाँ पर देख लेते हैं UO2 2 प्लस और Cr2 प्लस कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, स्प्लिट करना है, तो स्प्लिट कर दिया। अब एटम्स बैलेंस करते हैं, तो एटम्स बैलेंस करेंगे तो फटाफट देखो, यहाँ पर यूरेनियम है, यहाँ पर एक यूरेनियम है, यूरेनियम बैलेंस है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पर एक H2O ऐड करते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक H2O ऐड किया तो हमको यहाँ पर दिखेगा कि जैसे अब देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन आने से क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो हम यहाँ पर 2H प्लस लिख सकते हैं, ओह है ना, 2H प्लस लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आया क्या किया। देखो ये UO2 प्लस था, यहाँ एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है, तो हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, उसके लिए H2O जोड़ा। जैसे हमने H2O जोड़ा तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2H प्लस जोड़ दिए। H प्लस इसलिए जोड़ सकते हैं क्योंकि एसिडिक मीडियम में बोला है, तो यहाँ पर 2H प्लस हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है ना, ये एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ पर जरा बैलेंस करें एटम्स को, यहाँ पर 2 क्रोमियम है, यहाँ पर 1 क्रोमियम है, 2 कर दो, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन के लिए क्या करें, 7H2O ऐड कर दो। लेकिन 7 ऑक्सीजन जैसे ही हमने ऐड किए तो 14 हाइड्रोजन फालतू के आ गए, तो उसको यहाँ पर हम कंपनसेट करेंगे 14H प्लस के साथ, 14H प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या बैलेंस हो गए, एटम्स बैलेंस हो गए। स्प्लिट हो गया, A हो गया, अब C बचा, तो स्प्लिट AC अपन लगा रहे हैं, C देखो, तो यहाँ पर C क्या से देखेंगे, चार्ज बैलेंस करना है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम देखें जरा, यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज है, यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 प्लस प्लस 2 प्लस 4 प्लस का चार्ज है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूं, तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, ये 2 प्लस 4 प्लस, नहीं ये 2 प्लस है, ये 2 प्लस और 2 प्लस 4 प्लस -2, यहाँ पर +2 हो जाएगा, तो दोनों तरफ +2 हो गया है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं Cr2O7 2 यहाँ पर ये 14 प्लस है, +14 है, ये -2 है, यानी कि यहाँ पर +12 है, टोटल यहाँ पर +12 का है, और यहाँ पर कितना है, 2 × 3 6 प्लस है, तो यहाँ पर 6 प्लस है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके +12 -6 मिलकर के +6 हो पाएगा, करेक्ट है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस हो गया, हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दिए, दोनों में चार्ज बैलेंस हो। अब देखना है कि भाई यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन हो रहा है,
यहाँ पर नीचे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहां पर 2 का हो रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3h2 होगा, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, और यहां पर भी ये 6 हो गया। अब जब हम ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है, दोनों को ऐड करें तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल। ठीक है, ये 3h2O, ये 7h2O, यहां पर कितना बचेगा, 4h2O बचेगा। करेक्ट है, 4h2O बचेगा ना, क्योंकि यहाँ 7h2O था, यहाँ पर 3h2O था। ये इधर जाकर जब ऐड होगा तो यहाँ पर 3h2O, यहाँ पर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 3h2O, तो बचेगा 7h2O माइनस ये 4h2O। ठीक है, यहाँ पे 14H प्लस था, यहाँ पर 6H प्लस था, ये इस तरफ जाकर के क्या हो जाएंगे, 14 माइनस 6 कितना हुआ, 8H प्लस हुआ, 8H प्लस हो गया। समझ में आया ना। ठीक है, तो यहाँ पर दरअसल वो सिंपल प्लस माइनस का ही है कि यहाँ पर ये चीज इक्वल टू का है, तो ये 3h2 जब इस तरफ जाएगा तो माइनस 3h2 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4h2। वैसे यहाँ पर 14H प्लस था, वो प्रोडक्ट साइड में 6H प्लस था, जब ऐड होंगे 6H प्लस इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8H प्लस है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इसकी, तो वैसा का वैसे लिख देता हूं मैं, 3UO2 प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस गिव्स 3UO2 प्लस 2 प्लस प्लस 4H2 के साथ यहां पर आ जाएगा 2Cr3 प्लस 2Cr3 प्लस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग हाफ रिडक्शन। ठीक है, हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग कि हम लोगों को क्या क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है x यानी कि UO2 प्लस का कोएफिशिएंट, UO2 प्लस का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, 3, तो ये हो जाएगा 3x। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। y यानी कि h प्लस कितने हैं, तो h प्लस यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 8h प्लस आ रहे हैं। करेक्ट है, तो यहाँ पर 8h प्लस आ रहे हैं, तो 8h प्लस यहाँ पे लिख दो 8। और z कितना आ रहा है यहाँ पर, यानी z है क्या यहाँ पर, पहले तो ये देखो z है Cr3 प्लस का, तो Cr3 प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है, 2। करेक्ट है, तो 2 आ रहा है Cr3 प्लस, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा ये, तो 382 अपना आंसर होगा, आंसर ए होगा 382। क्या बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये प्रोसीड करना है। आई होप कि ये चीज तुमको क्लियर हो गई होगी। द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बताएंगे। देखो क्या है विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें यहाँ पर देखो अब सीधी सी बात है, इट कैन व्हाट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो ऑक्सीडाइज, जिसका रिड्यूसिंग एजेंट वो जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर विच सेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज, सेल्फ ऑक्सीडाइज होने की बात आ गई है, और जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना। तो कौन सा जो है कैन नॉट पूछा है, तो कौन सा इसमें से ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता, कुल मिला के ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर NO2 को देख लेते हैं। NO2 का ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन में यहाँ पर कितना है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो क्या नाइट्रोजन +4 से कहीं एक्सीड कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। मतलब नाइट्रोजन जो है +4 से +5 जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। SO2 यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये सल्फर जो है +6 तक जा सकता है। दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, इट कैन ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 से ज्यादा कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, ये +4 से कम हो सकता है, लेकिन +4 से ज्यादा ये कार्बन अपनी वैलेंसी +4 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। इस वजह से हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं कर सकता है कार्बन, और इस वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता वो काहे का रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया। ClO2 यहाँ पर क्लोरीन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 से +7 तक जा सकता है। इसका मतलब इसके पास काफी स्कोप है जाने का, ये कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। देयरफॉर इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसका खुद का इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, number of moles of KMNO4 reduced by 1 mole of Ki in the alkaline medium।
अब ये क्वेश्चन है भले ही यहाँ पर बैलेंसिंग का, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको ये पता भी होना चाहिए ये एक्चुअली डी ब्लॉक का भी है। तो डी ब्लॉक का कैसे कि भाई KMnO4 एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो वो I को Ki मतलब I माइनस को अल्कलाइन मीडियम में कहाँ लेके जाता है, यानी कि ऑक्सीडाइज कैसे करता है। तो ये चीज एज एन फैक्ट तुमको ये पता होना चाहिए पहली बात तो, कि ये KMnO4 अल्कलाइन मीडियम में I माइनस को IO3 माइनस में लेके जाता है। ये चीज तुमको एज अ फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ये चीज अगर तुम्हें पता है तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं MnO4 का खुद का क्या होता है, MnO4 माइनस MnO2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये चीज तुमको पता होनी चाहिए। तो अगर अब ये चीज तुमको पता है इतनी, तो हाफ रिएक्शन मेथड तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी। कैसे कि ये MnO4 माइनस जो है ये क्या करेगा, MnO2 में कन्वर्ट होगा, करेक्ट है। और I माइनस जो है हमें पता है कि वो IO3 माइनस में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे K है पोटेशियम को अभी थोड़ा सा लाइन लो, ठीक है। हमें पता करना है नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे KMnO4 को जब हम 1 मोल Ki की बात करेंगे, ठीक है। 1 मोल Ki की बात करना है, मतलब 1 मोल I माइनस। तो सबसे पहले तो हम बैलेंस करते हैं और उसमें देखते हैं कि I माइनस कितना हमको लग रहा है दरअसल, ठीक है। तो क्या करें, वही हाफ रिएक्शन है ये दोनों की दोनों, इसको कंपनसेट करते हैं अपन लोग फटाफट। तो यहाँ पर मैंगनीज तो स्प्लिट तो है, ये ऑलरेडी स्प्लिट है। ए एटम बैलेंस करते हैं, एटम है मैंगनीज बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पे अच्छा अल्कलाइन मीडियम है, अल्कलाइन मीडियम है मतलब यहाँ पर हमको OH माइनस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यानी कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कम है, तो हम यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ऐड कर तो सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 2OH माइनस लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं 2OH माइनस लगाऊंगा यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेरे को H2O लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक काम करूँ 4OH माइनस लगाता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही 4OH माइनस लगाऊंगा यहाँ पर 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे माना, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं 4। तो जब मैं 4 हाइड्रोजन को कंपनसेट करूंगा तो 2H2O लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन जो मेरे 2 वहां पर कम पड़ गए थे वो यहाँ पर कंपनसेट हो गए हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन मिलकर के 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 मिलकर के 6 ऑक्सीजन। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया है, एटम्स बैलेंस हो गए हैं सारे। अब चार्ज बैलेंस की बारी, तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर कितना है -1 का, यहाँ पर कितना है 4 माइनस का, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा होगा वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे, तब जाके 3 और ये 1 मिलकर के कितने हो रहे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे होंगे, 4 माइनस बैलेंस। अब आते हैं अपन I माइनस और IO3 माइनस की बारी। तो I माइनस कितना है यहाँ पर, I दोनों बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। अब 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर क्या कर दूं मैं 3 OH माइनस ऐड कर सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 3 OH माइनस किया तो यहाँ पर 3 H प्लस एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो मैं उसके बजाय यहाँ पर 6 OH माइनस जोड़ता हूं। 6 OH माइनस जोड़ने से क्या होगा कि मुझे यहाँ पर 3 H2O ऐड करना पड़ेगा इधर पर, है ना, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन बैलेंस करना है, वो ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन मैं उससे डबल OH माइनस यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जितने जैसे यहाँ पर 2 माइनस की कमी थी तो मैंने उससे डबल OH माइनस ऐड किए, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर ये ऑक्सीजन 4 के थे, यहाँ पर 2 के थे, तो बैलेंस करने के लिए मैंने OH माइनस को OH माइनस जोड़ना है। OH माइनस कितने जोड़ूंगा मैं, OH माइनस कितने जोड़ूंगा, OH माइनस जोड़ूंगा मैं यहाँ पर कितने, यहाँ पर 4 थे, यहाँ पर 2 थे, तो यहाँ पर 4, यानी कि वैसे तो जरूरत 2 की थी, लेकिन मैं 4 OH माइनस जोड़ूंगा और यहाँ पर अपने आप कंपनसेट करने के लिए 2H2 ऑन द वेरी सिमिलर नोट। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, यहाँ पर 0 थे, यानी कि कमी कितने की थी 3 ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर मैं 3 OH माइनस नहीं जोड़ूंगा, 6 OH माइनस जोड़ूंगा। 6 OH माइनस जैसे ही जोड़ूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो 6 हाइड्रोजन के लिए मैं यहाँ पर 3H2O एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा 3H2। समझ में आया। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, ये हो गया ओके। अब चार्ज बैलेंस करते हैं, यहाँ पर -1 का, यहाँ पर 6 माइनस, टोटल 7 माइनस है, यहाँ पर -1 ही है, यानी कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना। नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये -1, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसको जरा मैं ऐड करूं, ऐड करेंगे तो यहाँ पर, अब ऐड करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आएंगे 4H2O, यहाँ पे आएंगे 2MnO4, यहाँ पर आएगा 2MnO2, और ये हो जाएगा 8OH माइनस, करेक्ट है।
अब जरा देखें क्या हो रहा है। करो करो करो। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए कैंसिल, 6 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए। अब ये हो गया 4H2O और यहां पर था 3H2O। ये 3H2O इधर आ जाके 1H2O बचेगा, 3H2O माइनस हो जाएगा और 4H2O माइनस 3H2O 1H2O बचेगा, 1H2O। ठीक है, 1H2O। यहाँ 2MnO4 माइनस है तो 2MnO4 माइनस वैसा का वैसा। ठीक है, I माइनस वैसा का वैसा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है तो I माइनस यहाँ रहा। फिर 2MnO2 वैसा का वैसा रहा। यहाँ पर 6OH माइनस भी था, लेकिन वो 6OH माइनस इस 8OH माइनस के साथ यहाँ पर इधर जाकर के जब वो माइनस होगा तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2OH माइनस, तो वो उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 2OH माइनस आएगा। ठीक है, फिर ये एक I माइनस था, ये IO3 माइनस वैसा का वैसा, यहाँ पर IO3 माइनस आएगा और उसके बाद यहाँ पर 2MnO2 आ जाएगा, 2MnO2। बाकी चीजें तो कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 ने Ki को यहाँ पर कर दिया है ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमको बोला गया है 1 मोल Ki का, 1 मोल Ki मतलब I माइनस यहाँ पे कितना है, 1 ही मोल है, तो 1 मोल के लिए MnO4 माइनस मुझे कितने लग रहे हैं, 2 मोल लग रहे हैं, राइट। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तुमको लग रहा होगा ये कहाँ बैलेंस का क्वेश्चन है, लेकिन है। ठीक है, तो बैलेंसिंग का है तभी जाके, अगर मान लो यहाँ पर 2 होता तो हम यहाँ पर डिवाइड बाय 2 करते कि भाई अगर 2I माइनस को 2 की जरूरत पड़ रही तो 1 को कितने की, ऐसा। तो इस तरीके से भी सोचना है, लेकिन हमसे 1 मोल का पूछा है तो 1 मोल, ये ऑलरेडी 1 मोल है तो 1 मोल के लिए यहाँ पर 2 मोल MnO4 माइनस यानी कि 2 मोल के MnO4 की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सोचना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, है ना। आगे बढ़ते हैं। Which of the following reaction is an example of redox reaction? किसका redox reaction है, मतलब जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे होंगे। तो यहाँ पर HCF6 है, यहाँ पे जेनॉन को मैं देखूं तो यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर जेनॉन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ से 2 माइनस आ रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ से 4 माइनस आ रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर 6 प्लस रहेगा। यहाँ पर ये +6 रहा, यहाँ पर भी ये +6 रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीजन के 2 माइनस यानी टोटल 4 माइनस, फ्लोरीन के 2 माइनस यानी कि टोटल 6 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा +6। यहाँ पे HCF4, यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो, है ना। और O2 को देखो तो यहाँ पर ये क्या है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है O2, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो O2 -2 से यहाँ पर 0 जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका O2 माइनस ऑक्सीडेशन यहाँ पे +2 है, +2 से 0 जा रहा है, +2 से 0 जा रहा है मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर +4 से +6 जा रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं। यहाँ पर HCF2 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर ये फ्लोरीन ये -1 था तो +1, लेकिन यहाँ पर भी प्लस लगा हुआ है तो ये +2 में ही है। देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, देयरफॉर दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, आगे देखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इन द चेंज Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2R। तो यहाँ पर हमको ये चीज देखनी है कि यहाँ पर आयरन जो है, आयरन से Fe से Fe3O4 जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको बैलेंस करें, सबसे पहले तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3Fe लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होगी। और H2O का यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर अगर 4 ऑक्सीजन लगाएं तो यहाँ पर 4H2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बैलेंस हुआ, पहली बात। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Fe जो है Fe3O4 में जा रहा है। Fe3O4 का मतलब, इसमें Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आयरन का, +8/3 का, +8/3 का, यहाँ पर 0 से +8/3 जा रहा है। अब देखो 8/3 एक फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या ये हम मतलब समझेंगे कि यहाँ पर 8/3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखो 8/3 यानी कि यहाँ पर जो 3 फ्लोरीन है ना, ये 3 आयरन है ना, ये 3 आयरन मिलकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स को या 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है 8 प्लस 8/3 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये है कि 3 आयरन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं। समझ में आया?
8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं 3 आयरन मिलकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, जैसे इसलिए हमने यहाँ पर 3 आयरन लगाए थे। तो यहाँ पर जब हम चेंज देखेंगे तो यहाँ पर 3Fe थे, तीन आयरन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लूज कर रहे हैं, तभी एक आयरन पर 8/3 का आता है। देखो 3 इलेक्ट्रॉन, अब तुम बोल सकते हो कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि Fe के यहाँ पर 3 है ना, 3 Fe है, हो सकता है एक 3 दे रहा हो, दूसरा भी 3 और दूसरा 2 दे रहा हो, तो यहाँ पर 3 3 2 करके दे रहे होंगे। तो इस वजह से टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 एटम्स हैं आयरन के, और तीनों एटम जो है 3 3 और 2 यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है? तो इस वजह से ही हम बोलते हैं कि उसके ऊपर +8/3 का फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता है। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ही ये है कि +8/3 है, तो इसका मतलब ये है कि 3 आयरन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस करें जाएंगे तो 3Fe + Fe3O4 8 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर रहे हैं। अगर हम H2O की भी बात करें तो यहाँ पर 4H2O, यहाँ पर एक हाइड्रोजन +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, तो +1 से जब 0 जा रहा है तो यहाँ पर 8H+, यहाँ पर कितने जा रहे हैं, 0 में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8 +8 से यहाँ पर 0 में जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स 8 का ही लेन देन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कितने हो रहे हैं, 8, ठीक है। समझ में आ गया ये? The oxidation number of carbon in HCN and HNC respectively are, तो यहाँ पर देखो अब HCN है यानी HC ट्रिपल बॉन्ड N है, और HNC मतलब HN डबल बॉन्ड C, HN डबल बॉन्ड C होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ पर एक माइनस आएगा और इसके ऊपर प्लस आएगा, राइट, क्योंकि इसने यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया होगा, राइट, है ना। तो HNC ये हो गया आइसोसाइनाइड है, एंड दिस इज नॉर्मल साइनाइड, तो हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, तो इसमें ये C माइनस आता है, ये यहाँ पर इस तरीके से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको अगर देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे देखेंगे, बताओ। अब यहाँ पर हमको बेसिक्स पे जाएं अगर, तो बेसिक्स मैंने तुमको बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर का बेसिक क्या है कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमसे पूछा गया है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो कार्बन यहाँ पर क्या है, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर अगर कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर इस 3 बॉन्ड के थ्रू इसके ऊपर -3 आ रहा है और इसके ऊपर +3 आ रहा है, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखो H और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो यहाँ पे +1 है इसका, तो ये +1 है, तो यहाँ पर ये -1 लेगा, यानी कि ओवरऑल नेट ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन के ऊपर कितना आ गया, +2 का आ गया। समझ में आया यहाँ पर कैसे हुआ? फिर से देखो, HC ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, 3 बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था, तो ये हुआ -3, ठीक है, -3, और उसके बाद फिर यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्लस, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए इसके ऊपर आया -1, इसके ऊपर आया +1, नेट जब देखा जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा +2, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर -1 का आया। यहाँ पर इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पर कितने का आएगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर 3 माइनस आएंगे, और यहाँ पर ये कंपनसेट, ये +1 है, इसके ऊपर चार्ज +1 का है, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितने का आया, -3 -4 +1 -3 का ही यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहा। अब सवाल उठता है कार्बन का, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की तरफ से 3 -3 आ रहा था, तो इसके ऊपर कितना चढ़ेगा, +3 का चढ़ेगा, करेक्ट है, +3 का चढ़ेगा, लेकिन +3 में से एक -1 भी यहाँ पर है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर +2 आएगा कार्बन के ऊपर। समझ में आया? समझ में आया? फिर से देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये नाइट्रोजन है, इस बॉन्ड में देखो तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस लेगा और ये प्लस लेगा। अब ये कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 3 बॉन्ड से, तो इसलिए ये -3 का आएगा, ये +3 का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये +3 का आ रहा है, हमसे कार्बन का पूछा गया है, तो ये +3 और यहाँ पे इसके ऊपर लगा है -1, तो +3 -1 कितना होता है, बताओ, +2 होता है, करेक्ट है, ये +2 है। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, अब यहाँ नाइट्रोजन के 3 तो कार्बन की तरफ से -3 आ गया, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तरफ से कितना आ रहा है, -1 का आ रहा है, -1 का, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितने का है, +1 का, तो -3 -1 -4 +1 हुआ -3, ठीक है। तो इसके ऊपर आया -3 का, कार्बन के ऊपर आया +2 का। हमसे कार्बन पूछा गया था, दोनों में, एक में आ रहा है +2, दूसरे में आ रहा है +2, तो दोनों में +2 +2, आंसर इज वही। समझ में आ गया ये कैसे करना है ना।
चलो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और तुम्हारे सामने आखिरी क्वेश्चन बच्चों। आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ओके, पोटेशियम क्लोरेट इज नथिंग बट KClO3, ऑक्सैलिक एसिड इज COOH, ये है ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज हीटेड। अच्छा, तो इनका रिएक्शन हमको पता होना चाहिए। तो KClO3 जब COOH होल ट्वाइस, ऐसा बोल देते हैं इसको, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनाए, H2SO4 के साथ, और अब इसको जब हीट करेंगे तो क्या क्या बनेगा? तो बच्चों इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है कि एक तो सबसे पहले KCl निकलेगा, फिर दूसरा K2SO4 बनाएगा ये, फिर साथ में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। ये बात हो गई इसकी। तो ये हो गई रिएक्शन। अब हमको देखनी है क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो भाई मैक्सिमम चेंज किस में आ रहा है? अगर हम यहाँ पर पोटेशियम देखें तो भाई वो अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर गो थ्रू नहीं कर सकता, वो ऑप्शन में है भी नहीं। हमको देखना है सल्फर यहाँ पर SO4 के साथ खेल रहा है, यहाँ पर भी SO4 है। देयर इज नो चेंज इन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? 3 ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पर KClO3 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यानी कि यहाँ पर 6 माइनस में से एक ये ले गया, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर ये, ठीक है। और यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि चेंज कितने का आया? +5 से -1, +5 से -1 यहाँ पर चेंज आया है 6 का, 6 का चेंज आया है, अच्छा खासा बड़ा है। कार्बन और देख लेते हैं, तो कार्बन यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है, +4 है ना, क्या COOH है ना, यहाँ पर ये देखें तो C⋅OH है, C⋅OH, यहाँ पे कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे समझे +3? देखना COOH है ना, तो C कैसा रहा होगा? C⋅OH और C⋅OH ऐसे रहा होगा। तो इसमें हम इन दोनों के बीच में तो देयर इज नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जहां पर देखेंगे तो ये +2 का आएगा और यहाँ पर भी देखेंगे तो +1 का आएगा, तो +3 का आ गया यहाँ पर, है ना। तो +3 का ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें COH में, और यहाँ पर +4 का है, मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन केवल एक का चेंज आ रहा है, ओनली 1। तो इसलिए मैक्सिमम चेंज जो है वो क्लोरीन ही गो थ्रू कर रहा है, तो इस वजह से हम देखेंगे कि देयर इज अ मैक्सिमम चेंज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इन द केस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर हमारा जो सीरीज है ये, है ना, MPQ की फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन खत्म हुई। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। आई होप कि तुमको मजा आया होगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, और क्वेश्चंस करो और करो, जितने ज्यादा वैरायटी हो सकती है। अपन ने लगभग सारी वैरायटी कवर कर ली है, और बस देखते हैं इन्हीं वैरायटी में से कुछ ना कुछ आएगा, तो इसी में से आएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय, कीप द जोश हाई बच्चों।